यूट्यूब चैनल से भी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बीएफएम मॉड्यूल ए के पार्ट वन जो यूनिट वन है उसके पार्ट बी को करेंगे। इसमें जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। सबसे पहले हम एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेडी रेट और कैश रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर टॉम रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉरवर्ड रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड रेट हो गया, फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे, डिस्काउंट प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटा क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस पार्ट को। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि रेडी रेट और कैश रेट क्या होता है। रेडी रेट क्या है और कैश रेट क्या है। तो सबसे पहले रेडी रेट की बात करूँ अगर मैं, तो रेडी रेट को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन सेम डेट। मान लो जैसे जिस डेट में डील हुई है, उसी डेट में सेटलमेंट हो तो उसको रेडी और कैश रेट बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, इफ़ द डेट ऑफ रेडी कैश डील इज़ 5 अक्टूबर 2009। अगर 5 अक्टूबर 2009 को मंडे है, उस दिन सेटलमेंट डेट विल आल्सो भी 5 अक्टूबर 2009। मतलब जिस डेट में अगर 5 अक्टूबर 2009 को कोई जो है डील हुई है, तो अगर 5 अक्टूबर को ही उसकी सेटलमेंट हो जाती है, सेटलमेंट डेट भी जो है उसकी सेम है, तो वो आपका क्या होगा, रेडी रेट कहलाएगा। रेडी रेट या कैश रेट भी इसको बोल देते हैं। इनसे जो है ना, ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी एक्सचेंज मैकेनिज्म रेट के हैं, वो उनमें से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये केस स्टडी बना के भी पूछ सकता है। तो आइए, मैंने आपको बताया केस रेडी रेट क्या होता है, केस और रेडी रेट क्या होता है। इसमें सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन द सेम डे। तो ये सेम डे जो है आपका, जो मान लो जिस दिन डील हुआ है उसी दिन सेटलमेंट होती है, तो उसको रेडी रेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करूंगा मैं टॉम रेट की। टॉम रेट क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। मान डेट ऑफ डील, जब डील होती है, मान लो 5 अक्टूबर को आपकी डील होती है, उसके नेक्स्ट वन 6 अक्टूबर को, अगर 6 अक्टूबर वर्किंग डे है तब, अगर 6 अक्टूबर वर्किंग डे नहीं है तो 7th नेक्स्ट वर्किंग डे, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे को जो डील सेटलमेंट होती है उसको टॉम रेट कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा रेडी रेट क्या होता है। रेडी रेट को हम जो है अगर सेम डे आपका जो है वो हो जाता है सेटलमेंट, तो इसको रेडी रेट बोलते हैं। अगर नेक्स्ट वर्किंग डे जाता है तो उसको टॉम रेट बोलते हैं। ऐसे करके हमने दो पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें इफ़ द डेट ऑफ टॉम, वही मैंने बताया कि आपको, अगर जिस दिन डील हुई है उससे अगले दिन, मान लो अगर 5 अक्टूबर 2009 को डील हुई है, सेटलमेंट डेट उसकी 6 अक्टूबर है, तो वो टॉम रेट कहलाएगी। अगर 5 अक्टूबर को ही सेम सेम डे में होता तो रेडी रेट होता। अगर नेक्स्ट वर्किंग डे है, अगर कोई वर्किंग डे हॉलीडे नहीं है बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो नेक्स्ट वर्किंग डे अगर हॉलीडे नहीं है तो उस नेक्स्ट वर्किंग डे को ही हम टॉम रेट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम सेटलमेंट डेट बोल दिया हमने कि 6 अक्टूबर को होगी तो टॉम रेट हो गया। अगर ट्यूसडे, इफ़ ट्यूसडे इज़ ए हॉलीडे, मतलब मंडे को डील हुई, ठीक है, ट्यूसडे को हॉलीडे हो गई, इन एनी ऑफ द टू कंट्रीज, मान लो दो कंट्री के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच जो है फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, तो इंडिया में मान लो 5 अक्टूबर को डील हुआ है, तो यहाँ पे 6 अक्टूबर को जो है टॉम रेट कहलाता, पर 6 को यूएसए में छुट्टी है। अब देखा जाएगा कि 7th में इंडिया में भी वर्किंग होना चाहिए और यूएसए में भी वर्किंग होना चाहिए। मतलब कहने का देखिए कैसे, अगर 5 को डील हुआ, 5 को डील हो गई इंडिया और यूएसए में, 6 को यूएसए में छुट्टी है, 6 अक्टूबर को अगर यूएसए में छुट्टी है तो 7 तारीख देखा जाएगा। 7 में दोनों कंट्रीज़ में वर्किंग डे होना चाहिए। अगर दोनों में वर्किंग डे है तभी नेक्स्ट डे जो है होगा। अगर 7th को इंडिया में छुट्टी हो गई तो फिर 8 को दोनों में। अगर 8th जो है 8 अक्टूबर को हॉलीडे हुआ, मतलब जिस भी नेक्स्ट वर्किंग डे में जिस दिन डील हुई उससे नेक्स्ट वर्किंग डे दोनों कंट्रीज में वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में वर्किंग है तभी, जैसे देखिए, इफ़ ट्यूसडे इज ए हॉलीडे इन एनी ऑफ द टू कंट्रीज द सेटलमेंट डेट विल बी द नेक्स्ट वर्किंग डे इन बोथ द कंट्रीज। मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे दोनों कंट्रियों में होना चाहिए तभी वो टॉम रेट कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई स्पॉट रेट की। तो स्पॉट रेट सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे आफ्टर, वर्किंग डे की बात कर रहे हैं, सेकंड वर्किंग डे। वही जैसे अगर 5 अक्टूबर को आपका रेट होता है, सॉरी डील होती है मंडे को, तो सेटलमेंट डेट आपकी 7 होगी, 5 6 7 1 2 सेकंड वर्किंग डे से मतलब समझिए फ्रेंड्स आप,
फाइव है, मान लो 6 वर्किंग डे होना चाहिए बहुत कंट्रीज़ में, फिर 7th भी वर्किंग डे होना चाहिए बहुत कंट्री में। अगर इसमें कोई भी किसी भी कंट्री में हॉलीडे होता है तो आप उससे नेक्स्ट वर्किंग डे नहीं, मतलब सेकंड वर्किंग डे को स्पॉट रेट माना जाता है। तो स्पॉट रेट को आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। स्पॉट रेट होता है नेक्स्ट सेकंड वर्किंग डे को जो कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है उसके सेकंड वर्किंग डे। देखिए एग्जांपल के साथ मैंने समझा रखा है। इफ द डेट ऑफ स्पॉट डील इज 5 अक्टूबर 2009, देन अगर मंडे पड़ता है तो सेटलमेंट डेट जो है उसकी 7 अक्टूबर होगी, प्रज्यूमिंग ऑल मार्केट आर वर्किंग ऑन 5, 6 एंड 7। मतलब अगर 5, 6 और 7 को जो है वर्किंग होगा तभी उसका 7th जो है स्पॉट रेट कहलाएगा, मतलब 7th वर्किंग डे। तो ठीक है, मैंने समझाया आपको, आगे बढ़ते हैं। इफ़ नॉट, अगर उसने, देखिए इसमें बताया है कि अगर 5 और 6 और 7 अक्टूबर को वर्किंग है तो 7 अक्टूबर की स्पॉट रेट होगा। अगर अगर दोनों में, मतलब इफ़ नॉट इट विल द नेक्स्ट वर्किंग डे इन बोथ द कंट्रीज। अगर नहीं है तो मतलब कोई भी कंट्री में हॉलीडे हो गया, मान लो 5, 6, 7 को जो है स्पॉट रेट बननी थी। अगर 6 को किसी कंट्री में हॉलीडे हो गई तो 7th फिर 8th, मान लो 7th में बोथ में वर्किंग डे है, 8th में बोथ में, तो हम 8th को लेंगे। तो इस प्रकार से हमने स्पॉट रेट समझा। उसके बाद फॉरवर्ड रेट की मैं अगर बात करूँगा, फॉरवर्ड रेट का तो डिलीवरी ऑफ द फंड टेक प्लेस ऑन द एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट, मतलब 5, 6, 7। देखिए जैसे 5 को डील हुआ तो 5, 6, 7, 6th को क्या हुआ, टर्म रेट हो गया, ठीक है। 5th को क्या हो गया, रेडी रेट हो गया। मैंने आपको समझाया, देखिए दोबारा मैं बताता हूँ आपको। जैसे 5th को जो है 5th को आपका डील हुआ है, ठीक है, 6 हो गया, 7th हो गया। अब 5th को क्या हो गया, 5th को आपका डील रेट हो गया। अगर डील इसी दिन सेटलमेंट हो गया 5th को तो आपको क्या कहलाएगा, रेडी रेट। अगर 6th को होता है, मतलब वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें हॉलीडे नहीं है बीच में, तो 6th को क्या होगा, आपका टर्म रेट होगा। और 7th को क्या होगा, सेकंड वर्किंग डे हो गया, तो ये स्पॉट रेट कहलाएगा। अब स्पॉट रेट के बाद जो भी डेट, वट एवर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, या कोई उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद जो भी डेट होगी वो सब क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड। तो वो सब फॉरवर्ड होता है। डिलीवरी ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट, तो ये क्या होता है, आपका फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड रेट होता है इफ़ द डेट ऑफ फॉरवर्ड डील इज़ 5 अक्टूबर 2009, मंडे को अगर हो रही है तो फॉर वैल्यू सेटलमेंट डेट, अगर 30 अक्टूबर को उसकी सेटलमेंट हो रही है तो, या 30 नवंबर भी हो सकती है। मैंने बताया कि आफ्टर स्पॉट डेट के बाद स्पॉट रेट जो है या स्पॉट डेट जो है उसके बाद कोई भी वर्किंग डे हो वो सारा फॉरवर्ड रेट में आपका आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको फॉरवर्ड रेट बता दिया। रेडी रेट आपको बताया मैंने कि रेडी रेट होता क्या है, सेम डे जो है डील और सेटलमेंट सेम डे हो जाती है तो उसको रेडी रेट बोलते हैं। उसके बाद टर्म रेट मैंने बताया नेक्स्ट वर्किंग डे को जो है डील या डील के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे को जो सेटलमेंट होती है उसको टर्म रेट बोलते हैं। उसके बाद मैंने समझाया आपको सेटलमेंट क्या होती है। तो सेटलमेंट जो है आपकी जिस डे में बाय और सेल जो है कंप्लीट होती है तो उसको सेटलमेंट डेट बोलते हैं। तो टर्म रेट आपकी नेक्स्ट वर्किंग डे होती है। अगर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस दोनों कंट्रीज़ में जो वर्किंग डे का होना ज़रूरी है, अगर एक भी कंट्री में वर्किंग डे नहीं होता तो उसकी नेक्स्ट वर्किंग डे, जो भी उसकी बहुत कंट्री में नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो उसका सेटलमेंट डेट माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पॉट रेट सेटलमेंट डेट हो गया। स्पॉट रेट मैंने बताया कि क्या होता है। स्पॉट रेट में क्या है, सेकंड वर्किंग डे। मैंने बताया कि सेकंड वर्किंग डे आफ्टर फ्लोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन डील हुई है उसके जैसे 5, 6, 7, तो 7th को जो है 5 को डील हुई है, 6 छोड़ के 7th को जो है सेटलमेंट डेट, अगर सेटलमेंट होता है तो उसको स्पॉट रेट बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको फॉरवर्ड रेट बताया कि स्पॉट रेट के बाद जो भी कोई डेट, चाहे वो 1 महीने की हो, 2 महीने की, या 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, या मंथ में हो, या 6 मंथ में हो, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड रेट। मतलब स्पॉट रेट के बाद कोई भी डेट, एनी वन डेट, जैसे मैंने एग्जांपल के साथ समझाया, इफ़ द डेट ऑफ फॉरवर्ड डील इज़ 5 अक्टूबर 2000, अगर 5 अक्टूबर को कोई डील होती है तो वो सेटलमेंट अगर 5, 6, 7 के बाद 8 से लेके कोई भी डेट है, जैसे 30 अक्टूबर बोल रहा है तो फॉरवर्ड रेट होगी, तो 30 नवंबर 2009 भी फॉरवर्ड रेट होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें
जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि एग्जाम्पल देके पूछा हुआ था कि 5 अक्टूबर को कोई डील हुई है, तो 30 अक्टूबर को अगर उसकी सेटलमेंट होती है तो क्या होगा। सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था दिसंबर 2019 के। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें से 1 नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में जो है कंपैरिजन बताया गया है, तो देखिए रिपीट हो रही हैं चीज़ें। तो ऑन द सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ डील और ट्रांजेक्शन, मैंने बताया था कि सेकंड वर्किंग डे को जो है आपको स्पॉट डे माना जाता है। अगर सेकंड वर्किंग डे, मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड स्पॉट रेट क्या होता है। स्पॉट रेट होता है ऑन द सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ डील, जब डील आपने किया उसके सेकंड वर्किंग, व्हेन द डिलीवरी ऑफ द करेंसी इज टू टेक प्लेस, मतलब बियॉन्ड स्पॉट डेट के किसी भी डेट को जो अगर सेटलमेंट होती है तो उसको हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, उसको हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। 2 वर्किंग डेज देन इट इज़ ए फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एंड द रेट अप्लाइड इज कॉल्ड। तो मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दिया था कि 5th को अगर डील डेट है तो 6, 7th को छोड़ के कोई भी डेट अगर आती है तो उसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अगर उसमें बोला है कि स्पोर्ट डेट के बाद मान लो 5th को डील हुई है, 6th को और 7th को, वर्किंग डे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ऑल वर्किंग डे। तो 5th को डील डेट, अगर इसी दिन हमारा सेटलमेंट हो जाता है तो उसको कैश और रेडी रेट बोलते हैं। अगर इसमें ही हो जाता है तो टॉम रेट बोलते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे में। अगर सेकंड वर्किंग डे में तो स्पॉट। अब इसके बाद कोई भी डेट आएगी वो क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड रेट। तो यही डिफरेंस है स्पॉट और फॉरवर्ड रेट में। कई बार एग्जाम में हम वहाँ फंस जाते हैं कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में। तो कोई भी डेट सेकंड वर्किंग डे के बाद कोई भी डेट में सेटलमेंट होता है तो वो फॉरवर्ड रेट कहलाएगा, डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉट डेट। वही इसमें बताया गया है कि फॉरवर्ड डेट जो है बियॉन्ड 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डे के बाद जो भी 2 वर्किंग डेज के बाद जो भी डेट हो वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब फॉरवर्ड मार्जिन और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट कैसे करते हैं। देखिए फॉरवर्ड रेट जो होता है, फॉरवर्ड रेट ही क्या है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम होगा तो उसको ऐड करेंगे, अगर डिस्काउंट होगा तो उसको माइनस करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज मोर देन दैट बीइंग कोटेड फॉर स्पॉट देन इट इज सेड टू बी एट प्रीमियम। मान लो कोई स्पॉट रेट से जो उसका स्पॉट रेट, मान लो किसी डॉलर का रेट $50 चल रहा है, $50 चल रहा है, एक यूएसडी का रेट जो है $50 चल रहा है, $50 चल रहा है। तो अगर इसका 2 महीने, मान लो मैं कहता हूँ कि इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए 1 अक्टूबर डेट है आज, डील डेट 1 अक्टूबर है, इसका स्पॉट रेट $50 पर डॉलर चल रहा है, $1 का रेट $50। और मैं कहता हूँ कि एक फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन की गई 30 अक्टूबर की, उसका रेट चल रहा है $50.50। ठीक है, ₹50.50। तो इसमें क्या है, 50 पैसे इसका क्या है, मोर देन है, स्पॉट रेट से ज़्यादा है, तो यही इसका प्रीमियम है। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज मोर देन दैट बीइंग कोटेड फॉर स्पॉट देन इट इज एड टू बी एट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीमियम की बात। कैसे कैलकुलेट, स्पॉट रेट में प्रीमियम अगर होगा तो ऐड कर देंगे। अगर करेंसी के स्पॉट रेट से ज़्यादा है, अगर उसकी वैल्यू जो है करेंसी के स्पॉट रेट से ज़्यादा है तो उसको हम जो है प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम के बाद हम डिस्काउंट की बात करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, वाइल इफ द करेंसी इज चीपर एट द लेटर डेट देन स्पॉट देन इज कॉल्ड ए डिस्काउंट। मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि ₹50 अगर 1 अक्टूबर को रेट चल रहा है, ठीक है, 1 अक्टूबर को ₹50 रेट चल रहा है, अगर वही ₹49.40 या 50 पैसे, ₹49.50 अगर 49.50 अगर उसका रेट है 30 अक्टूबर के ट्रांजेक्शन का, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन का, तो वो चीप है। मतलब कोई क्या है कि वाइल इफ द करेंसी इज चीपर एट ए लेटर डेट देन स्पॉट देन इट इज कॉल्ड डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट बोलते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। इंडियन रुपीज स्पॉट बीइंग कोटेड एज ₹48.10, मतलब 48.10 पे चल रहा है, और इसको फ्रंट वाले को हम बाइंग रेट बोलते हैं, इसको सेलिंग रेट बोलते हैं। अगेंस्ट यूएसडी, एक यूएसडी जो है 48.10 में मिल रहा है, और अगर हमने बेचना है तो ₹48.10 में बिक रहा है, अगर खरीदना है तो ₹48.11 में बिक रहा है, मिल रहा है, सॉरी। तो उसके बाद अगर इसकी बात करूँ मैं, एक यूएसडी इज़ बीइंग बोट एट ₹48.10 एंड सोल्ड एट रेट ₹48। वही बताया गया है कि इसमें बैंक जो है बेच रहा है ₹48.11 पे और खरीद रहा है ₹48.10। नाउ इफ द 3 मंथ्स प्रीमियम बीइंग कोटेड इज, देखिए 68 और 69,
अब ये कह रहा है कि 3 महीने आगे का प्रीमियम जो कोटेड है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में, 3 महीने का जो प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो 68 बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना कि डिसेंडिंग में। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखे तो ये प्रीमियम होता है, आपने एकदम पहचान लेना है वहीं पे। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो प्रीमियम है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, मान लीजिए यहाँ 69 68 लिखा था, ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट होता है, तो ये स्पॉट रेट में से हम जो है माइनस कर देते। तो इस प्रकार हम हमें जाना कि कैसे 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 हम कैलकुलेट करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका स्पॉट रेट मान लो 48 रुपये 10 पैसे दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या बाइंग बाइंग जो है बाइंग ट्रांजेक्शन है, परचेजिंग जो बाई रेट है वो 48 रुपये 10 पैसे दे रखा है, और 3 मंथ का जो है आपको 68/69। तो ये क्या है, बढ़त असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसमें ऐड कर देंगे हम, प्रीमियम है ये, हमें पता लग गया कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रीमियम है। तो 3 मंथ का जो आगे फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन का जो रेट होगा, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन जो रेट होगी वो आपका 48 रुपये 78 पैसे, मतलब 48.78 पैसा आपका प्राइस होगा। अगर इसी इसी के साथ हम डिस्काउंट को समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट और प्रीमियम में अगर मान लो 48 रुपये 10 पैसे जो है इसका स्पॉट रेट चल रहा है, अब जो है 60/50, तो ये क्या हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसमें माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 47/50। तो इसको माइनस करते हैं ना, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो ये हमें जो है 3 मंथ का आगेगा, ये 3 मंथ का आपको जो फॉरवर्ड रेट है वो दिया हुआ है, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट भी है, हम तो इसको माइनस करेंगे तो आप 3 मंथ का जो है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन रेट 47/50 आ जाएगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स दैट द USD इज बीइंग कोटेड डियर इन फॉरवर्ड एंड इज बीइंग कोटेड एज 48 पॉइंट। मैंने वही बताया था कि इसमें क्या है 68.69 68/69 दिया होता, तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम होगा तो हम ऐड कर देंगे। तो उसी में आगे यही बता रहा है कि अगर आप मतलब डियर मतलब फॉरवर्ड में जुड़ेगा, एंड इज बीइंग कोटेड एज 48 रुपये 78 पैसे 80 पैसे, उसको ऐड कर देंगे तो बाइंग रेट जो है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ट्रांजेक्शन का 48.78 और 48.80 रुपीज़ जो है इसका प्राइस आ जाएगा। हेयर द USD इज एट ए प्रीमियम। हमें पता लग गया है कि 68 69 था, असेंडिंग ऑर्डर में था तो ये प्रीमियम पे है, वाइल द INR एट ए डिस्काउंट। मतलब कहने का है कि एक USD का रेट जो है बढ़ के 48 रुपये 78 पैसे हो गया है, ठीक है, 48 रुपये 78 पैसे हो गया, तो क्या हो गया हमारे रुपए की INR की वैल्यू घटी है ना। पहले एक USD कितने में मिल रहा था, 48 रुपये 10 पैसे में, अब कितने में मिल रहा है 48 रुपये 78 पैसे में ना। तो 48 रुपये 78 पैसे मतलब क्या है 68 पैसा हमें फालतू देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो USD की तो स्टेबल है ना, तो उसके बाद हमें 68 पैसा ज़्यादा जो देना पड़ रहा है, उससे जो है रुपीज़ की जो है हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब वाइल द INR एट डिस्काउंट, INR कम हो रहा है, देयर बाय मीनिंग दैट द USD इज कॉस्टलियर फॉर फ्यूचर वैल्यू। मतलब हमें पता लग गया कि फ्यूचर में जो है USD का रेट बढ़ने वाला है। 68 मतलब ये 48.678 पे हमें मिल रहा है ना, आज का रेट 48.10 है, तो ये बढ़ के 48.78 हो गया। तो इससे हमें क्या कह रहा है, क्या पता लग रहा है कि USD का रेट कॉस्टलियर होने वाला है फ्यूचर वैल्यू, वाइल द इंडियन रुपीज इज चीपर फॉर फ्यूचर वैल्यू, और इंडियन रुपी की जो है वैल्यू चीपर हो जाएगी फ्यूचर में। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। मैंने आपको बताया कि मार्जिन और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर करेंसी जो है इज़ मोर देन है, स्पॉट रेट से ज़्यादा है, तो उसको हम प्रीमियम कहेंगे। अगर करेंसी जो है चीपर देन है, लेटर डेट स्मॉल, स्पॉट से कम है रेट, तो उसको डिस्काउंट बोलेंगे। अगर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वो है प्रीमियम है या डिस्काउंट, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है उसका प्रीमियम दिया हुआ तो वो प्रीमियम है। अगर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो 69/68 दिया होता तो ये डिस्काउंट पे है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये हमें देखना है। तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे INR जो है अगर प्रीमियम दिया होगा तो हमें USD की जो फ्यूचर वैल्यू है वो बढ़ेगी, और हमारे इंडियन रुपीज़ की जो है वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो है चीप होती चली जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि कैसे कैसे फ्यूचर में जो है रुपीज़ की वैल्यू घटेगी और USD की बढ़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। जो फैक्टर द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ ए करेंसी कैन बी वर्क आउट विद द फ्लोइंग फैक्टर्स। मतलब जो फॉरवर्ड प्राइस है ऑफ ए करेंसी कैन बी वर्क आउट विद द फ्लोइंग फैक्टर्स।
जो किन किन से मतलब लेके जो फॉरवर्ड रेट तय किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व। इसमें स्पॉट प्राइस मैंने बताया था कि स्पॉट प्राइस में आप प्रीमियम और डिस्काउंट जो है ऐड या माइनस करते हैं। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे, देखिए स्पॉट रेट अगर प्रीमियम दिया होगा तो ऐड कर देंगे, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट फैक्टर तो हो गया इसमें स्पॉट रेट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉर द करेंसी। तो देखेंगे कि एक यूएसडी का मतलब एक यूएसडी यूएसए का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है वो भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को भी हम इसमें शामिल करेंगे। द टर्म आइदर दैट द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द पीरियड, मतलब हम उसमें ये भी देखेंगे कि 1 महीने का फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है या 2 महीने का है, 3 महीने का है। ये भी वेरी करता है कि आपका प्रीमियम या डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, मान लो 68/69 दिया हुआ था तो ये हो सकता है 2 मंथ का हो। अगर ये 3 मंथ का होता तो इसमें प्रीमियम ज़्यादा ही होता ना, यहाँ पे 78/79 भी लिख सकता था। ठीक है, तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना आपका प्रीमियम या डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे करके जो है ये फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए आपके। एक तो आपका इसमें स्पॉट रेट से कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा है उसके हिसाब से भी, मान लो ज़्यादा टाइम है तो उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो टर्म द फ्यूचर पीरियड ऑफ द विच, और जितना फ्यूचर ट्रांजैक्शन का टर्म ज़्यादा है उस हिसाब से जो है प्रीमियम और डिस्काउंट भी कम या ज़्यादा होता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रेट और, ठीक है, डायरेक्ट रेट और इनडायरेक्ट कोट की। तो डायरेक्ट रेट और इनडायरेक्ट कोट के बारे में अगर जानेंगे तो हम अंडर डायरेक्ट कोटाज, तो डायरेक्ट कोटे की अगर बात करेंगे तो द लोकल करेंसी इज़ वेरिएबल, मतलब लोकल करेंसी आपकी वेरिएबल चेंज होती रहेगी, सेज एज इन इंडिया। देखिए जैसे एक यूएसडी का रेट बाई चांस जो है आज 48 रुपये 10 पैसे चल रहा है। ठीक है, 48 रुपये 10 पैसे मान लीजिए आप। द रेट आर कॉल्ड डायरेक्ट रेट। मतलब क्या है, एक यूएसडी का रेट सीधा बता रहा है कि आपको 48 रुपीज़ 10 पैसा आपको देना पड़ेगा, आपको एक यूएसडी मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट के रेट कहलाएगा। एज द रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज नॉन डायरेक्टली, मतलब आपको कोई डायरेक्ट चीज़ जैसे कैंडीन डॉलर है, ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि ये 40 रुपये में मिल रहा है, तो 40 रुपये आपको देगा कैंडीन डॉलर, तो डायरेक्ट रेट हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। दिस कोटाज आर आल्सो कॉल्ड होम करेंसी और प्राइस कोटेशन। इसको जो है हम होम करेंसी और प्राइस कोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट कोट क्या होता है, अभी डायरेक्ट कोट की हम बात कर रहे हैं। अंडर डायरेक्ट कोट द लोकल करेंसी इज़ वेरिएबल, मतलब हमारी करेंसी जो है वेरिएबल रहेगी, चेंज होती रहेगी बार बार। हो सकता है एक यूएसडी का रेट आज 50 रुपये चल रहा है, कल को 51 रुपये हो जाएगा, हो सकता है 49 रुपये भी हो जाएगा, 49 रुपये भी हो जाएगा। तो 49 रुपये होगा तो कम फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो होम करेंसी वेरिएबल है और फॉरेन करेंसी स्टेबल है, तो इसको जो है हम डायरेक्ट कोट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें एक एग्जांपल से भी समझेंगे। मतलब दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरे दूसरे ऑन द अदर हैंड अंडर इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट में क्या आता है, द लोकल करेंसी रिमेन फिक्स, मतलब हमारी करेंसी अब फिक्स हो जाएगी, इंडिया की करेंसी जो आईएनआर है वो फिक्स हो जाएगा। वाइल द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी वेरीज। अब फॉरेन करेंसी जैसे हमें पता है कि आपको अगर 100 रुपीज़ चाहिए तो आपको 2.05 यूएसडी देने पड़ेंगे। अब यूएसडी में वेरी करेगा। इनडायरेक्ट कोड, डायरेक्ट कोड में क्या था, डायरेक्ट कोड में था कि आपका जो होम करेंसी है वो वेरी कर रही थी। मान लो आपको पता था कि एक यूएसडी लेने हैं, ठीक है, एक यूएसडी लेने हैं तो 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है ये कल को आपको 49 रुपये मिल जाए, और हो सकता है तो 51 रुपये मिले। तो ये इसमें क्या है कि स्पॉट रेट आपका जो फॉरेन करेंसी है, सॉरी स्पॉट रेट, तो आपकी फॉरेन करेंसी का जो है वो स्टेबल रहेगा और इंडियन करेंसी जो है आपकी वेरिएबल रहेगी। अब इनडायरेक्ट कोड की अगर मैं बात करूँ, इनडायरेक्ट कोड में इसका उल्टा है बिल्कुल। इनडायरेक्ट कोड में क्या होगा, आपकी होम करेंसी स्टेबल रहेगी। मान लो 100 रुपीज़ किसी को चाहिए, ठीक है, इस एग्जांपल के साथ ही देख लेते हैं। 100 रुपीज़ किसी को चाहिए तो उसको 2.05 यूएसडी देने पड़ेंगे, और हो सकता है कल को 2.10 यूएसडी भी देने पड़ जाए, या 2 एसडी में भी उसको 100 रुपीज़ मिल जाए। तो इस प्रकार अगर होम करेंसी वेरिएबल कर रही है, होम करेंसी में बार बार चेंज आ रहा है, या होम करेंसी से आपको डायरेक्ट एक यूएसडी मिल जा रहा है, तो वो उसको डायरेक्ट कोड बोलेंगे। ठीक है, अगर होम करेंसी स्टेबल है, मान लो 100 में अगर आपकी होम करेंसी की बात करें, या उसको स्टेबल रखे और उसमें बताया कि कितने यूएसडी से आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो जैसे 2 यूएसडी दे के आपको 100 रुपये मिला, तो उसको इनडायरेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो ऑल करेंसीज एक्सपेक्ट ए फ्यू, कुछ करेंसी को छोड़ के आर कोटेड एज ए डायरेक्ट कोड।
तो लगभग सारी करेंसियाँ, कुछ को छोड़ के, वो कुछ क्या हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। द करेंसीज आर कोटेड इन डायरेक्ट रेट। तो ये 5-6 करेंसी को छोड़ के जो है बाकी करेंसी, लगभग सभी करेंसीज जो हैं आपकी डायरेक्ट कोट में कोट होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोट होती हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर, ये आपकी जो है इनडायरेक्ट रेट में काउंट होती हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? डायरेक्ट कोट वो होता है जब आपकी होम करेंसी वेरी करती है, बार बार चेंज होती है, या होम करेंसी में आपका किसी फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड होता है, जैसे एक यूएसडी 50 रुपये मिल रहा है, तो आपका ये डायरेक्ट कोट हो गया। अब मैं इनडायरेक्ट कोट की बात करूँ, तो इनडायरेक्ट कोट में आपका लोकल करेंसी स्टेबल रहती है, मतलब रिमेन फिक्स रहती है। जैसे 100 रुपीज़ जो है आपको $2 में मिलेंगे। तो ये क्या है, ये कभी $1.90 में मिलेगा, कभी $2.10 में मिलेगा। तो ये वेरी कर रहा है ना बार बार फॉरेन करेंसी, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। सभी करेंसीज में लगभग जो है डायरेक्ट कोट में आती हैं, पर कुछ करेंसी जैसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर को छोड़ के ये जो है इनडायरेक्ट रेट में कोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मेरे और वीडियो देखने के लिए, नए नए वीडियो देखने के लिए, या इस पार्ट को जो है पूरा करने के लिए मेरा CIB एक्सपर्ट पे जुड़े रहें। थैंक यू।